Hello students, hope you all are doing good. So welcome to the lecture number 28 of your subject operating system, and this is lecture number 4 of your unit 3 and 4. So let's see the today's lecture outline. So topics to be covered in lecture 4 as synchronization mechanism are already running, and I have completed two synchronization mechanism as mutual exclusion and progress, right? So today you will see in this lecture the third and fourth synchronization mechanism, that is bounded weight and architectural neutrals, right? After that you will see the solutions for critical section problems. You will see the topic number 5 as Peterson solution. So let's see bounded weight. These are the secondary requirement for the process synchronization mechanism, right? These are optional, right? So optional means अगर बाउंडेड वेट मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज वहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन अगर हो सकता है, बट नेसेसरी कंडीशन क्या रहेगी कि वहाँ पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस आपको मिलेगा ही मिलेगा. अगर आपको म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस अचीव नहीं हो रहा है तो आप बाउंडेड वेट को भी वहाँ पर अचीव नहीं कर सकते हो. वो आपके नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है, मीन्स प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स. ओके, एंड these are the secondary requirements. Okay, so let's see the bounded weight. We should be able to predict the waiting time. Waiting time that means कि अगर कोई प्रोसेस है, अगर वो क्रिटिकल सेक्शन को जैसे P1 प्रोसेस है वो यूज़ करता है, राइट? अब P2 जो है वो यूज़ करना चाहता है, लेकिन P1 जो है वो फिर से वापस क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ करने के लिए चला जाता है. अगेन P1 जो है फिर से क्रिटिकल सेक्शन को थर्ड टाइम यूज़ करने जाता है, फोर्थ टाइम यूज़ करने जाता है, और P2 को जो है चांस ही नहीं मिल रहा है कि वो क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ कर सके, राइट? तो वहाँ पर जो है कि एक प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ कर रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स तक यूज़ करता जा रहा है, और दूसरा जो प्रोसेस है वो ऑलवेज वेट करता रह रहा है कि कब उसका टर्न आए. तो यहाँ पर हम जो वेटिंग टाइम है वो प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, राइट? तो इसीलिए जो थर्ड नंबर का टॉपिक है वो बनाया गया बाउंडेड वेट, राइट? कि जो प्रोसेस है वो कब तक क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ कर सकता है वो वहाँ पर मेंशन होगा, उसका बाउंडेड होना चाहिए, मस्ट, राइट? सो लेट्स सी, वी शुड बी एबल टू प्रिडिक्ट द वेटिंग टाइम, कि हम प्रिडिक्ट कर सकें कि कितनी देर तक कोई प्रोसेस जो है उसको वेट करना पड़ेगा क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ करने के लिए. फॉर एवरी प्रोसेस टू गेट इनटू द क्रिटिकल सेक्शन द प्रोसेस मस्ट नॉट बी एंडलेसली वेटिंग फॉर गेटिंग इनटू द क्रिटिकल सेक्शन. कि एक प्रोसेस को एंडलेसली मीन्स इनफाइनाइट टाइम तक अगर एक प्रोसेस यूज़ कर रहा है तो दूसरा प्रोसेस जो है तब तक वेट ही कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने के लिए. ऐसा वहाँ पर सिचुएशन नहीं क्रिएट होना चाहिए, इसीलिए बनाया गया कौन सी मैकेनिज्म डेवलप की गई, बाउंडेड वेट. एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द बाउंडेड वेट. तो लेट्स सी द एग्जाम्पल to understand the bounded weight. कि let assume the P1 process is inside the critical section. कि आप assume करो कि P1 process जो है वो किसके अंदर है, critical section के अंदर है. So obviously P2 should be outside because the mutual exclusion is here. क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर bounded weight तक आप पहुंच चुके हो, that means आप पहले की जो दो necessary conditions है, mutual exclusion as well as progress जो है वो achieve कर चुके हो, right? तो आपके पास ऑलरेडी म्यूचुअल एक्सक्लूजन वहाँ पर अचीव हो रहा है. अगर P1 क्रिटिकल सेक्शन यूज़ कर रहा है, दैट मीन्स P2 जो है वो शुड भी कहाँ पर होगा, आउटसाइड होगा, बिकॉज द म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज देयर. P1 यूज्ड CS मीन्स CS दैट मीन्स क्रिटिकल सेक्शन वन टाइम. P1 यूज़ कर रहा है, एक बार उसने क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ करा एंड केम आउट फ्रॉम दी CS, और CS यानी कि क्रिटिकल सेक्शन से वो बाहर आ जाता है. अगेन P1 जो है वो गो इनसाइड द CS, फिर से P1 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस करने चला जाता है. आफ्टर एग्जीक्यूट द शेयर्ड कोड इट केम आउटसाइड, वापस से शेयर्ड कोड को यूज़ करता है और वापस बाहर आ जाता है. बट स्टिल P2 नॉट गेट इनसाइड, और P2 को अभी तक चांस भी नहीं मिला है क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ करने के लिए. इन दिस वे P1 गो इनसाइड सो मेनी टाइम्स, फिर से P1 जाता है थर्ड टाइम भी, फोर्थ टाइम भी, फिफ्थ टाइम भी, और इनफाइनाइट टाइम्स तक चला जाता है. बट P2 नॉट गेट द चांस टू गो इनसाइड द CS, बट P2 को चांस नहीं मिलता है. एंड इट केप्ट वेटिंग फॉर इट्स टर्न, और वो अपने टर्न के लिए वेट ही करता रहता है कि कब तक P1 जो है वो अपना टास्क कंप्लीट करके आ जाए फ्रॉम द क्रिटिकल सेक्शन और शेयर्ड कोड को यूज़ करके कंप्लीट करके आ जाए.
ताकि P2 जो है वो शेयर्ड कोड को यूज़ कर सके जो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या है, P1 जो है वो इनफाइनाइट टाइम्स यूज़ करता जा रहा है और P2 जो है उसको चांस भी नहीं मिल रहा है क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ करने का। So if one process is using the critical section then there should be a limit। तो वहाँ पर क्या यूज़ होनी चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए उसको यूज़ करने के लिए, to use the CS means that is critical section, so the other processes can also get the chance to go inside the critical section, कि other process जो है उनको भी chance मिल जाए to go inside the critical section, right। सो ये जो मैकेनिज्म है बाउंडेड वेट, उसके थ्रू हमको ये चीज़ अचीव होती है कि हम एक प्रोसेस को बाउंड कर देते हैं क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ करने के लिए, उसकी कोई लिमिट उसकी हम जो है वो क्रिएट कर देते हैं बाय यूजिंग द लूप्स, राइट। सो यू विल सी द इन द सॉल्यूशंस कि कैसे वहाँ पर हम उसको लिमिट जो है वो दे देते हैं, ओके। नेक्स्ट आपकी जो अप्रोच है वो इसी के अंदर आती है बाउंडेड वेट में, स्ट्रिक्ट ऑल्टरनेशन अप्रोच। तो इसका सॉल्यूशन जो था बाउंडेड वेट का वो था स्ट्रिक्ट ऑल्टरनेशन अप्रोच। इट इज़ को रिलेटेड टू द बाउंडेड वेट और ऑल्सो काइंड ऑफ सॉल्यूशन, एक तरीके से वो बाउंडेड वेट का सॉल्यूशन ही था। इन स्ट्रिक्ट ऑल्टरनेशन अप्रोच प्रोसेस ऑल्टरनेशन मीन्स ऑल्टर मीन्स आपने देखा कि एक बार एक का टर्न आता तो फिर दूसरी बार दूसरे का कंपल्सरी टर्न तो आएगा ही आएगा, राइट। सो प्रोसेस हैव टू कंपल्सरली enter the critical section alternately whether they want it or not। alternately उसको जाना ही पड़ेगा कि alternately जिसका टर्न है, जैसे P1 का पहले टर्न आया तो P2 का भी टर्न नेक्स्ट आएगा ही आएगा, चाहे वो उसको यूज़ करना चाहे नहीं करना चाहे, पर उसको नेक्स्ट जो है उसको यूज़ करने के लिए क्रिटिकल सेक्शन को वो अप्लाई करेगा ही करेगा। देन थर्ड नंबर पे कौन जाएगा वापस, P1, अगेन P2 का चांस, देन P1, फिर अगेन P2, मीन्स ऑल्टरनेट जो है टर्न आएगा हर प्रोसेस का। तो ये एक अप्रोच जो है वो डेवलप की गई थी टू द सॉल्यूशंस ऑफ द बाउंडेड वेट, दैट इज स्ट्रिक्ट ऑल्टरनेशन अप्रोच, राइट। ये एक तरीके से सॉल्यूशन था किसका, बाउंडेड वेट का। दिस इज बिकॉज इफ वन प्रोसेस डज नॉट एंटर द क्रिटिकल सेक्शन देन अदर प्रोसेस विल नेवर गेट ए चांस टू एग्जीक्यूट अगेन। तो दूसरे प्रोसेस को चांस नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए ये सॉल्यूशन जो था वो प्रोवाइड कराया गया था ऑल्टरनेट अप्रोच का, कि अगर एक प्रोसेस P1 चाहता है तो देन नेक्स्ट कौन जाएगा, P2, अगेन P1 का टर्न आएगा, चाहे P2 को यूज़ करना है चाहे नहीं करना है क्रिटिकल सेक्शन को, लेकिन उसको नेक्स्ट टर्न मिलेगा और उसके बाद वापस से P1 का टर्न आएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से लिमिट जो थी वो डिसाइड हुई थी हर प्रोसेस के लिए। फोर्थ जो आपकी सिंक्रोनाइजेशन की मैकेनिज्म आती है दैट इज आर्किटेक्चरल न्यूट्रलिटी, दैट इज नो एजम्पशन रिलेटेड टू द हार्डवेयर स्पीड, और मैकेनिज्म मस्ट बी आर्किटेक्चरल न्यूट्रल। आर्किटेक्चरल न्यूट्रल मतलब आपका जो पीसी है उसका आर्किटेक्चर ऐसा हो कि वो किसी भी अप्रोच को एक्सेप्ट कर ले। आर्किटेक्चरल न्यूट्रल मतलब वो न्यूट्रल हो हर तरह की कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए। सो इसका यहाँ पर मीनिंग लिखा हुआ है इन द सेकेंड पॉइंट, इट मीन्स दैट इफ आवर सॉल्यूशन इज वर्किंग फाइन ऑन वन आर्किटेक्चर, कि आपने जो भी म्यूचुअल एक्सक्लूजन का सॉल्यूशन बनाया, आपने नेक्स्ट उसके बाद प्रोग्रेस का सॉल्यूशन बनाया, ऐसी मैकेनिज्म बनाई, थर्ड आपने बाउंडेड वेट बनाया, राइट। वो आपने एक आर्किटेक्चर यानी कि एक पीसी के ऊपर अप्लाई करा, देन इट शुड ऑल्सो रन ऑन द अदर वंस एज वेल। तो वो दूसरे पीसी जिनके आर्किटेक्चर अलग है, प्रॉपर्टीज अलग है, जैसे 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है किसी का प्रोसेसर i3 है, किसी का i5 है, किसी का i7 है, तो वो अगर एक प्रोसेसर के ऊपर रन होता है तो इट शुड बी रन ऑन ऑल द अदर प्रोसेसर एज वेल, राइट। द मैकेनिज्म शुड एंश्योर, जो भी आप मैकेनिज्म बनाते हो, जो आपने 3 मैकेनिज्म अभी रीड की, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस और बाउंडेड वेट, तो वो एंश्योर करे इट कैन रन ऑन एनी आर्किटेक्चर विदाउट एनी प्रॉब्लम, कि वो एंश्योरिटी दे इस चीज़ की। देयर इज़ नो डिपेंडेंसी ऑन द आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर के ऊपर कुछ भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, राइट। और थर्ड इज एग्जाम्पल, लेट्स से कि मैंने यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करने के एग्जाम्पल लिखा है, I give one solution of synchronization and also said that this solution can only run on 32 bit OS, कि वो 32 bit के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही रन होगा, not on the 64 bit ऑपरेटिंग सिस्टम। So this kind of assumptions is not allowed। इस तरह के जो assumptions होंगे वो अलाउड नहीं है, वो हर तरह के आर्किटेक्चर को सपोर्ट
करनी चाहिए। द सॉल्यूशन शुड रन ऑन एनी आर्किटेक्चर विदाउट एनी प्रॉब्लम, हर आर्किटेक्चर को वो सपोर्ट करे, दैट इज नोन एज पोर्टेबिलिटी, राइट। कि अगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कोई आपका रन होता है, कोई भी मैकेनिज्म आप फॉलो करते हो, तो दैट शुड ऑल्सो रन ऑन द अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज नोन एज द पोर्टेबिलिटी, राइट। वो दैट शुड बी पोर्टेबल मैकेनिज्म। तो ये फोर्थ आपका जो पॉइंट है वो आर्किटेक्चरल न्यूट्रलिटी का होता है। ये दोनों शॉर्ट है, दोनों नॉट नेसेसरी रिक्वायरमेंट के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है सॉल्यूशंस फॉर द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। तो आपने ये सारी जो मैकेनिज्म देखी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस, अब आप उसको पूरा एल्गोरिथम और टॉपिक्स के अंदर इनके सॉल्यूशंस आपको देखने को मिलेंगे, राइट। तो इसके कौन कौन से सॉल्यूशंस थे क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम के, तो यहाँ पर आपको इसके 4 टॉपिक हैं जो अलग से पढ़ने को मिलेंगे, जो सॉल्यूशन थे क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के। फर्स्ट आपको पीटरसन सॉल्यूशन, सेकंड सेमाफोर, थर्ड इज प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, राइट। तो इसको हम बाउंडेड बफर प्रॉब्लम भी कहते हैं, इसका सेकंड नेम है ये। तो पहले आप इसकी प्रॉब्लम की स्टडी करोगे, नेक्स्ट यू विल सी द प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम सॉल्यूशन यूजिंग द सेमाफोर। जो सेमाफोर की टेक्निक आप सीखोगे उससे आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम जो है उसके ये सॉल्यूशंस जो है वो डिजाइन किए गए थे। सिलेबस में आपके ये जो टॉपिक्स है वो एज इट इज पूरे नेम के साथ में प्रिंटेड है, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। लेट्स सी द सिलेबस। यहाँ पर आपको पीटरसन, अभी तक आपके जो टॉपिक्स कंप्लीट हो गए, लेट्स सी द टॉपिक्स। आपने रेस कंडीशन की स्टडी कर ली, क्रिटिकल सेक्शन की स्टडी कर ली, म्यूचुअल एक्सक्लूजन की स्टडी आपकी हो चुकी है, और हार्डवेयर सॉल्यूशन जो स्ट्रिक्ट ऑल्टरनेशन अप्रोच है जिसका नेम यहाँ पर मेंशन है, तो ये टॉपिक्स आपके ऊपर भी मेंशन है। देखिए प्रिंसिपल ऑफ कॉनकरेंसी मतलब सिंक्रोनाइजेशन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, उसका टॉपिक सब पार्ट था सॉफ्टवेयर अप्रोचेस, हार्डवेयर का सपोर्ट। तो आपने आर्किटेक्चरल न्यूट्रिशंस जो थे उसके अंदर ये देखा था हार्डवेयर का सपोर्ट का, राइट। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है जो सॉल्यूशन से क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के, दैट इज पीटरसन सॉल्यूशन, जो भी मैं आपको स्टडी कराने जा रही हूँ इन दिस लेक्चर। देन प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, तो पहले आप उसकी प्रॉब्लम को स्टडी करोगे। एक प्रॉब्लम अकर हुई थी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की, देन आप स्टडी करोगे सेमाफोर्स, फिर प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप किससे देखोगे, सेमाफोर्स के थ्रू देखोगे, राइट। तो यहाँ पर आपको ये टॉपिक जो है वो प्रिंटेड दिख रहे होंगे, ये सारे क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हैं। सो लेट्स सी द पीटरसन सॉल्यूशन, राइट। फर्स्ट आपका जो है टॉपिक कौन सा अभी मैं आपको स्टडी कराने जा रही हूँ, पीटरसन सॉल्यूशन। Solutions for the critical section problem, your topic 5 as Peterson solution। तो इसके अंदर आपको जो थियोरी एग्जाम में राइट करनी है उसके पॉइंट्स है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन सेक्शन, तो आप वो लिखोगे। देन एल्गोरिथम टू अचीव द सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म, तो आपको ये मैकेनिज्म में म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस कंपल्सरी अचीव होना चाहिए। देन बाउंडेड वेट जो है वो आपका आएगा, और आर्किटेक्चर सपोर्ट ऑलरेडी जनरली सबके अंदर मिलता ही है। बहुत ही कम ऐसी मैकेनिज्म बनती है जो सब तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट नहीं करती है। हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पोर्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो होता ही है। थर्ड आप लिखोगे पीटरसन सॉल्यूशन की एडवांटेजेस, एंड देन यू विल राइट द डिसएडवांटेजेस ऑफ पीटरसन सॉल्यूशन। सो यहाँ पर पूरा आपको हैंड रिटन आंसर मिलेगा जो आपको जीटीयू के अंदर मेंशन करके आना है, आई राइट माई सेल्फ दिस आंसर, ओके। तो आपको इसी फॉर्मेट के अंदर आंसर को लिख करके आना है। लेट्स सी, पहले मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि किस तरीके से एल्गोरिथम लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जब आंसर आपका आएगा तब वापस से आई विल एक्सप्लेन यू कि P0 प्रोसेस है और P1 प्रोसेस है, और यहाँ पर दोनों की पूरी कोडिंग लिखी हुई है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी मिलना चाहिए, प्रोग्रेस भी मिलना चाहिए, और बाउंडेड वेट भी मिलना चाहिए, और जनरली दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड प्रोग्रेस मिलना ही चाहिए। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये कोड डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर 2 वेरिएबल, एक फ्लैग है और एक टर्न है। तो
तो फ्लैग और टर्न के थ्रू ये कोडिंग जो है वो डिज़ाइन की गई है। अगर ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है आपका वाइल लूप, तो आप किस में एंटर कर जाते हो, क्रिटिकल सेक्शन में। सेम ऐसा P1 में भी लिखा हुआ है कि अगर आपका वाइल लूप एग्जीक्यूट हो जाता है तो आप किस में चले जाओगे, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। और यहाँ पर फ्लैग और टर्न की वैल्यू से डिसाइड होगा कि कौन सा प्रोसेस जो है वो किसके अंदर एंटर होगा, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इस एल्गोरिथम के अंदर यहाँ पर लॉजिकल एंड का यूज किया हुआ है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। एज वेल एज P1 प्रोसेस में भी लॉजिकल एंड का यूज किया हुआ है वाइल लूप के अंदर कि दोनों सिचुएशन आपकी जो है वो एग्जीक्यूट यानी कि ट्रू होनी चाहिए। सो लेट्स सी द थियरी of Peterson solution. It is used to synchronize the two process को synchronize करने की के लिए हम किसका यूज करते हैं, Peterson solution का। To understand this, let's consider two cooperative process P0 and P1। तो आपके पास में क्या है, दो cooperative process हैं और P0 and P1। इन सॉल्यूशन वी हैव टू शेयर्ड वेरिएबल, दो शेयर्ड वेरिएबल है। तो आपने देखा था एल्गोरिथम में दोनों के अंदर क्या मेंशन किया हुआ है, इसके अंदर भी फ्लैग है और टर्न है, ये दोनों वेरिएबल्स है। P1 के अंदर भी है फ्लैग और टर्न, तो ये दो यहाँ पर क्या है, शेयर्ड वेरिएबल्स हैं। और आपको पता है कि कोऑपरेटिव प्रोसेस जो हमेशा कुछ ना कुछ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर P0 और P1 जो दोनों कोऑपरेटिव प्रोसेस है वो शेयर कर रहे हैं दो वेरिएबल्स, दैट इज फ्लैग और टर्न। ओके, बोथ आर बूलियन वेरिएबल्स। बूलियन का मतलब होता है जिनकी दो वैल्यू होती है, या तो ट्रू होगा या फिर क्या होगा, फॉल्स होगा। यानी वैल्यू या तो 0 होगी या फिर क्या होगी, 1 होगी। मीन्स देयर वैल्यू शुड बी आइदर 0 और 1, या तो फ्लैग की वैल्यू 0 होगी या फिर क्या होगी, 1 होगी। ऐसे ही टर्न की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर क्या होगी, 1 होगी। अब टर्न क्या है, यहाँ पर टर्न का क्या टास्क है, क्यों ये वेरिएबल शेयर्ड में बनाया गया उसके बारे में लिखा हुआ है। देन यू नीड टू राइट कि फ्लैग जो है वो क्या टास्क परफॉर्म कर रहा है। तो इन दोनों को यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है। टर्न, ये वेरिएबल क्या करता है, द वेरिएबल टर्न डिनोट्स हुज टर्न इज टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन। ये टर्न जो है वो एक ऐसा वेरिएबल है, शेयर्ड वेरिएबल P0 और P1 के अंदर, जो हमें ये बताता है कि कौन सा जो है अभी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर हो सकता है। एग्जाम्पल, इफ टर्न इक्वल टू 0, मीन्स अगर टर्न की वैल्यू इक्वल टू 0 है, देन प्रोसेस P0 अलाउड होगा टू एग्जीक्यूट इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन, राइट। और अगर टर्न की वैल्यू क्या है, 1 है, इक्वल टू 1, देन प्रोसेस P1 इज अलाउड टू एग्जीक्यूट इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन। तो इस तरीके से ये एल्गोरिथम डिजाइन की गई, इस तरीके से सॉल्यूशन बनाया गया है कि टर्न जो आपका नाम का वेरिएबल है, जो कि शेयर्ड वेरिएबल है, राइट, P0 और P1 के बीच में, अगर टर्न की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो प्रोसेस P0 अलाउड होगा टू एग्जीक्यूट द क्रिटिकल सेक्शन। और अगर टर्न की वैल्यू 1 आती है, इक्वल टू 1, देन प्रोसेस P1 इज अलाउड टू एग्जीक्यूट इट्स क्रिटिकल सेक्शन। तो मैंने आपको जब पढ़ाया था म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस, तब बताया था कि हम एल्गोरिथम्स डिजाइन करते हैं, हम ऐसा कोड डिजाइन करते हैं क्रिटिकल सेक्शन के ऊपर, एंट्री सेक्शन में, जो क्या करता है, वो कोड डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस जो वो एंटर करेगा क्रिटिकल सेक्शन में और यूज करेगा किसको, शेयर्ड कोड को, राइट। फ्लैग, now the second shared variable is flag. If a process is ready to enter its critical section, the flag is used to indicate that अगर एक प्रोसेस जो है वो रेडी हो जाता है एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन, उसके क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, तो द फ्लैग इज यूज टू इंडिकेट दैट। तो फ्लैग जो है वो इसका इंडिकेशन देगा कि इसको एंटर होना चाहिए कि एंटर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, जैसे आपने अभी टर्न का देखा था, वैसे सेम एग्जाम्पल यहाँ पर फ्लैग के लिए बना हुआ है। अगर फ्लैग 0 है, मतलब ट्रू है, राइट, दिस वैल्यू इंडिकेट दैट P0 इज रेडी टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन। अगर फ्लैग 0 रहता है, ट्रू है, 0 मीन्स ट्रू है फ्लैग के अंदर, और अगर 1 वैल्यू रहती है मीन्स फॉल्स है फ्लैग के लिए, राइट। तो P0 रेडी हो जाएगा। वैसे ही वहाँ पर टर्न भी अगर 0 है और फ्लैग भी 0 है, तो कौन एंटर हो जाएगा, P0, राइट, कौन सा प्रोसेस, P0। एंड इफ फ्लैग 1 इक्वल टू ट्रू, अगर आपका फ्लैग 1 की वैल्यू 1 है और वो ट्रू बनता है, दिस इंडिकेट दैट P1 इज रेडी टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन। तो आपको ये लर्न करना है, ये याद रखना है एल्गोरिथम को समझने के लिए कि कौन सा प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर हो रहा है। तो आपको टर्न की वैल्यू एज वेल एज फ्लैग की वैल्यू को माइंड में रखना होगा।
फ्लैग 0 मीन्स P0 और वो फ्लैग 0 ट्रू होगा तो, और अगर फ्लैग 1 ट्रू होगा दैट मीन्स P1 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर होगा। इनिशियली वी सेट द वैल्यू ऑफ टर्न इक्वल टू 0/1 राइट, और फ्लैग की भी क्या करते हैं 0 1 को फॉल्स फॉल्स राइट। सो इनिशियली नो वन प्रोसेस इज एंटर्ड इन एंटरिंग द क्रिटिकल सेक्शन, कि इनिशियली कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है, क्रिटिकल सेक्शन आपका एम्प्टी है राइट। एल्गोरिथम जो इसकी सॉल्यूशन है, जो मैंने आपको पहले टॉपिक की स्टार्टिंग में बताया था, जो एल्गोरिथम जो इसकी डिज़ाइन हुई है, सॉल्यूशन किसका, पीटरसन एल्गोरिथम भी उसको हम बोलते हैं फॉर 2 प्रोसेसेस। लेट्स सी द एल्गोरिथम P0 के लिए और P1 के लिए। देखिए फ्लैग 0 है, अगर वो ट्रू है तो P0 के लिए होगा, और टर्न की वैल्यू क्या है 1 है राइट। तो यहाँ पर इस एल्गोरिथम का एक्सप्लेनेशन मैंने पूरा लिखा हुआ है, तो बार बार मैं इस स्लाइड के ऊपर मूव करूंगी और आपको फिर से उससे गो थ्रू करवाऊंगी राइट। लेट्स सी, अब हम सबसे फर्स्ट किसके लिए चेक करेंगे, प्रोसेस P0 के लिए। ओके, फ्लैग 0 इक्वल टू ट्रू, तो आप एल्गोरिथम में देखो फ्लैग 0 इक्वल टू ट्रू लिखा हुआ है। एक एक लाइन का मीनिंग यहाँ पर जो है एल्गोरिथम के अंदर जो लिखा है वो एक्सप्लेन हुआ हुआ आपको इसकी थियोरी में मिलेगा राइट। ट्रू, सो फ्लैग क्या हो जाएगा आपका, फ्लैग क्या लिखा है अपन ने, फ्लैग आपका 0 है ट्रू, तो फ्लैग की वैल्यू किस तरीके से लिखोगे आप कि वो ट्रू है और आपका 1 जो है उस पर क्या है फॉल्स है। मीन्स P0 wants to enter into the critical section, क्योंकि फ्लैग 0 है वो ट्रू है, तो मीन्स P0 एंटर होना चाहता है किसके अंदर, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। नाउ टर्न इक्वल टू 1, क्या लिखा हुआ है, टर्न इक्वल टू 1। अब टर्न इक्वल टू अगर 0 होता है तो P0 एंटर होगा, पर यहाँ पर हमने कोडिंग में क्या डिजाइन किया है कि टर्न इक्वल टू 1, अगर टर्न 1 है तो मीन्स P0 जो है यहाँ पर P1 को चांस दे रहा है क्रिटिकल सेक्शन को यूज करने के लिए। मीन्स P0 एंटर तो होना चाहता है, फर्स्ट लाइन से आपको ये दिख रहा होगा फ्लैग 0 इक्वल टू ट्रू है, मीन्स वो एंटर होना चाहता है, लेकिन उसने टर्न की वैल्यू क्या सेट की है, टर्न इक्वल टू 1 सेट किया है, मीन्स वो P1 को चांस दे रहा है राइट। तो P1 को चांस दे रहा है। अगर हम यहाँ पर टर्न इक्वल टू 0 लिख देंगे इनिशियली तो क्या होगा, ऑलवेज P0 को चांस मिलेगा, वो ही क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होगा, P1 को कभी चांस ही नहीं मिलेगा राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप इस तरीके से आपको म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी अचीव नहीं होगा और प्रोग्रेस भी अचीव नहीं होगा। लेकिन हमारा मेन टास्क क्या है, ये दोनों नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स तो अप्रूव होनी ही चाहिए, इसलिए यहाँ पर फ्लैग 0 इक्वल टू ट्रू लिखा है, मीन्स P0 एंटर होना चाहता है, और टर्न इक्वल टू 1 की कोडिंग से हमें ये पता चलेगा कि मीन्स वो पहले चांस दे रहा है किसको, P1 को चांस दे रहा है। अगर टर्न इक्वल टू 0 होता दैट मीन्स P0 डायरेक्टली एंटर हो जाता किसके अंदर, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पर लाइन टू लाइन कोड लिखा हुआ है पूरा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, नाउ टर्न इक्वल टू 1, हियर P0 गिव द चांस टू P1 टू एंटर इट्स CS, उसके क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने के लिए, एंड यूज द शेयर्ड कोड, जो दोनों के बीच का शेयर्ड कोड है वो यूज करने के लिए वो उसको चांस देता है। नोट, इफ़ वी सेट, जो मैंने अभी थियरी में आपको एक्सप्लेन किया ओरल बोल के, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। मैंने लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन जो एल्गोरिथम का लिखा है, ताकि आप कभी भी इसको भूलो नहीं, लॉन्ग लाइफ आपको पता रहे कि हर लाइन क्यों लिखी है और आपको कोडिंग अपने आप याद हो जाए पीटरसन एल्गोरिथम की। इफ़ वी सेट टर्न इक्वल टू 0, जैसा मैंने अभी आपको बोला, यहाँ पे मैं टर्न इक्वल टू अगर 1 नहीं लिखते, एल्गोरिथम डिजाइन करते वक्त टर्न इक्वल टू 1 लिखते, जिन्होंने बनाई डेवलपर्स ने राइट, अगर वो टर्न इक्वल टू 0 लिख देते इन एल्गो एट दिस प्लेस, देन P1 नेवर गेट ए चांस टू एंटर इनटू द CS, तो P1 को कभी चांस ही नहीं मिलता प्रोसेस को टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। इन दिस एल्गो व्हेन ए प्रोसेस वांट्स टू एग्जीक्यूट इट्स क्रिटिकल सेक्शन इट सेट्स इट्स फ्लैग ट्रू। जैसे ही इस एल्गोरिथम को इस तरीके से लिखा हुआ है डेवलपर्स ने कि अगर एक प्रोसेस चाहता है एग्जीक्यूट करना क्रिटिकल सेक्शन को, तो उसका फ्लैग क्या रहेगा, हमेशा ट्रू रहेगा। और टर्न जो है एज द इंडेक्स ऑफ द अदर प्रोसेस, दिस मीन्स दैट द प्रोसेस वांट्स टू एग्जीक्यूट बट इट विल अलाउ द अदर प्रोसेस टू रन द
फर्स्ट। तो इसीलिए इस एल्गोरिथम को जिस डेवलपर ने बनाया है तो उसने ऐसा बनाया है कि फ्लैग 0 इक्वल टू ट्रू है मीन्स P0 जा सकता है, P1 में भी फ्लैग 1 इक्वल टू ट्रू है मीन्स ये भी अंदर एंटर होना चाहता है, यहाँ पे टर्न इक्वल टू 1 है मीन्स वो P1 को चांस दे रहा है, और यहाँ पे टर्न इक्वल टू 0 है दैट मीन्स वो P0 को चांस दे रहा है। अगर ये एल्गोरिथम की स्टेप्स इस तरीके से डिज़ाइन नहीं होती तो दूसरे प्रोसेस को कभी चांस ही नहीं मिलता क्रिटिकल सेक्शन को यूज करने के लिए। अगर पहले P1 एग्जीक्यूट करता तो ऑलवेज P1 ही एग्जीक्यूट करता रहता, P0 को कभी चांस ही नहीं मिलता, और अगर P0 एग्जीक्यूट करता रहता क्रिटिकल सेक्शन को तो P1 को कभी चांस ही नहीं मिलता। ओके, तो वही मैंने यहाँ पर थियरी में भी लिखा है, दिस मीन्स दैट द प्रोसेस वांट्स टू एग्जीक्यूट बट इट विल अलाउ द अदर प्रोसेस टू रन फर्स्ट। ओके, तो यहाँ तक आपको लाइन जो है 2 लाइन्स जो है एक्सप्लेन हो गई होगी दोनों ही प्रोसेस के लिए, P0 और P1 के लिए। अब हम किसकी बात करेंगे, लूप की, जो नेक्स्ट लिखा हुआ है। सो नाउ वी चेक द वाइल लूप। वाइल लूप को चेक करेंगे किसके लिए, प्रोसेस P0 के लिए। अभी हम सारी कोडिंग किसकी चला रहे हैं, P0 की। ओके, वाइल, तो यहाँ पर लॉजिकल एंड का यूज हुआ है तो दोनों का ट्रू होना इज मस्ट। फ्लैग 1 इक्वल टू ट्रू, तो यहाँ पर लिखा है फ्लैग 1 इक्वल टू ट्रू एंड टर्न इक्वल टू 1 है, तो फ्लैग 1 नहीं है, फ्लैग हमने क्या यूज़ किया है 0, राइट। तो यहाँ पर ये ट्रू है क्या, नहीं है, तो ये कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, फर्स्ट वाली फॉल्स, और सेकंड वाली में टर्न इक्वल टू 1, यस, टर्न इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगी, ट्रू। एक कंडीशन फॉल्स है और एक कंडीशन ट्रू है, मीन्स आपका लूप जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, एक कंडीशन फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड कंडीशन क्या हो गई आपकी, ट्रू हो गई। We used logical and, so if one condition is false then result will be false, इसलिए हमने यहाँ पर लॉजिकल एंड का यूज किया है। सो हियर while loop false, आपका while loop false हो गया। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, क्रिटिकल सेक्शन मीन्स P0 एंटर्स इट्स क्रिटिकल सेक्शन, तो यहाँ पे ये लूप जो है आपका फॉल्स हो गया। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, क्रिटिकल सेक्शन, तो मीन्स P0 है वो एंटर हो गया किसके अंदर, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। अगर ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होता मीन्स इस सिचुएशन में तो क्रिटिकल सेक्शन में P0 गया, अगर लूप एग्जीक्यूट हो जाता तो वो बिजी रहता, वेट करता, और P1 जो है पहले एग्जीक्यूशन करता, इसलिए P1 को चांस देने के लिए यहाँ पर वाइल लूप डिजाइन किया गया है। ओके, तो यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट में कि क्रिटिकल सेक्शन मीन्स P0 एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन एंड यूज द शेयर्ड कोड, ठीक है। नाउ एट द सेम टाइम P1 वांट्स टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, अभी P0 यूज कर रहा है। ओके, सो लास्ट वैल्यू जो है सेट आपने जो लिखा है लास्ट के अंदर, लास्ट लाइन रिमेन टू एग्जीक्यूट, अभी हम लास्ट लाइन के अंदर जो है ये जो एग्जीक्यूशन लिखा है ये पूरे कोड को कंप्लीट करने के लिए लिखा हुआ है। ओके, तो बट अभी यहाँ पे आप क्रिटिकल सेक्शन के अंदर हो, अब इसी टाइम पे P1 आना चाहता है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, तो हम इस चीज़ की बात करेंगे। ये यहाँ पर कोड ख़त्म करने के लिए लिखा हुआ है, समझाने के लिए कि, और इसीलिए मैंने इसको बॉक्स के अंदर लिखा है कि आपको लास्ट लाइन जो रिमेन टू एग्जीक्यूट वो लास्ट में आपको एग्जीक्यूट करनी है। सेट फ्लैग इक्वल टू 0 मीन्स फॉल्स होगा, तो फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, फॉल्स, मीन्स आफ्टर कंप्लीटिंग द क्रिटिकल सेक्शन P0 सेट्स इट्स ऑन फ्लैग टू फॉल्स, वो जैसे ही यूज़ करके बाहर आएगा तो उसी टाइम पे वो अपने एग्जिट में क्या लिख देगा, फ्लैग की वैल्यू को फॉल्स कर देगा, जो कि क्या इंडिकेट करता है डज नॉट विश टू एग्जीक्यूट एनी मोर, कि अब वो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ गया है और अब वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता है। तो आपको ये एल्गोरिथम की लाइंस अच्छे से समझ में आई होगी, P0 की जो लिखी हुई हमने अभी वो रन करी। अभी हम यहाँ तक का सारा कोड अच्छे से समझ चुके हैं लाइन टू लाइन, राइट। अभी मैं जो आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि P0 क्रिटिकल सेक्शन पे आ गया, अभी हम इस लास्ट लाइन के ऊपर आए नहीं है, खाली हमने इसको समझा है। उसी टाइम पे P1 जो है वो यहाँ पर आ जाता है और बोलता है मुझे क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना है, उसके शेयर्ड कोड को यूज़ करना है। ओके, सो अब कैसे लिखा है, प्रोसेस P1 के लिए, जैसे आपने प्रोसेस P0 का लाइन टू लाइन कोड समझा, नाउ यू विल सी द प्रोसेस P1 का लाइन टू लाइन कोड। ओके, फ्लैग 1 इक्वल टू ट्रू, सो फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर ट्रू हो जाएगी। P1 वांट्स टू एंटर इनटू द CS,
इस लाइन का मीनिंग क्या है, फ्लैग 1 है, अगर ट्रू है तो मीन्स P1 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर होना चाहता है, ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है। बट यहाँ पर क्या लिखा है, टर्न इक्वल टू 0 मीन्स वो किसको टर्न दे रहा है, P0 को दे रहा है, दूसरे अनदर प्रोसेस को क्या कर रहा है, टर्न दे रहा है। Now turn equal to 0, here P1 give the chance to P0 to enter its critical section and use the code। अब हम किसको चेक करेंगे, इसके अंदर भी लिखे हुए while loop को, सेम एज जैसे हमने P0 के लिए किया था। फ्लैग 0 है ट्रू एंड टर्न इक्वल टू 0 ट्रू, तो इसके अंदर यहाँ पर फ्लैग 0, क्योंकि वहाँ पर लास्ट में फ्लैग 0 हो गया था और टर्न इक्वल टू 0 है, यस टर्न इक्वल टू 0 है, okay, both are true, so result is true and it will give process P1 kept waiting and will not enter into the critical section। ओके ये जो फ्लैग 0 यहाँ पर लिखा है वो इससे लिखा है क्योंकि P0 ने इसको सेट कर दिया था। ओके तो यहाँ पर जो फ्लैग 0 इक्वल टू ट्रू लिखा है वो फ्लैग 0 इसकी कंडीशन इस तरीके से बनाई कि फ्लैग 0 इक्वल टू ट्रू, यस फ्लैग इक्वल टू 0 ट्रू ही चल रहा है अभी आपका P0 किसके अंदर है, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर ही है, तो ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो ये लूप क्या हो जाएगा, ओपन, और बिजी वेटिंग क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट। अगेन सी द लाइन, मैं जो आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि क्रिटिकल सेक्शन में अभी कौन है, P0 है, राइट। P1 यहाँ पर आया है तो क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहता है, तो फर्स्ट लाइन का मीनिंग है कि फ्लैग 1 ट्रू है, यस ट्रू है, और टर्न इसका इक्वल टू 0 है कि वो P0 को चांस दे रहा है, तो P0 तो ऑलरेडी अंदर है। वाइल फ्लैग 0 इक्वल टू ट्रू, यस ट्रू है क्योंकि P0 आपका ऑलरेडी अंदर है, राइट। और टर्न इक्वल टू 0, यस टर्न इक्वल टू उसने 0 सेट किया है, तो दोनों कंडीशन ट्रू हो गई है, तो ये लूप क्या हो जाएगा, ओपन स्टार्ट हो जाएगा, और बिजी वेट यानी कि P0 ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर रहा है, तो P1 जो है वो यहाँ पर एंटर नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर हमको क्या अचीव होता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है वो अचीव होता है। ओके सो ये आपको समझ में आया होगा कोड। सो इनटू द CS because the while loop will not stop, so C we get the mutual exclusion is here because P0 is already in the CS, P0 already critical section में, and P1 is can't enter the into the CS because it will not come outside, क्योंकि वो अभी तक जो है P0 बाहर ही नहीं आया है from the इट्स वाइल लूप, कीप एग्जीक्यूटिंग, अभी तक उसका वाइल लूप जो है वो चलता ही रहेगा। विल नॉट रीच इट्स नेक्स्ट लाइन क्रिटिकल सेक्शन, तो यहाँ पर P1 का वाइल लूप चलता ही रहेगा क्योंकि ये ट्रू है। ओके और इसमें हमने यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी है इसको स्टॉप करने के लिए, तो यहाँ पर ये क्रिटिकल सेक्शन पे पहुँचेगा ही नहीं, और P0 ऑलरेडी कहाँ पर आ गया है, क्रिटिकल सेक्शन पे। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि लास्ट लाइन को अभी तक हमने एग्जीक्यूट नहीं किया है। ये एंट्री का कोड है, ये क्रिटिकल सेक्शन है, और यहाँ पर ये P0 का एग्जिट का कोड है। सेम ऐसा यहाँ पर लिखा है, ये एंट्री का कोड है और ये एग्जिट का कोड है, राइट। तो यहाँ पर इसका वाइल लूप भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो वो क्रिटिकल सेक्शन का कोड भी नहीं आया, और लास्ट लाइन भी अभी तक P1 के लिए नहीं आई है। ओके तो यहाँ पर वही एक्सप्लेन किया है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन आपको मिल गया, P0 ऑलरेडी है तो P1 जा ही नहीं पा रहा है। सो लास्ट लाइन ऑफ इट्स कोड जो मैंने आपको बोला, जो एग्जिट का कोड है, विल एग्जीक्यूट एंड इट विल सेट फ्लैग 0 इक्वल टू फॉल्स। अब P0 की लास्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, सो नाउ P0 विल गिव द चांस टू प्रोसेस P1। ओके तो यहाँ पर आप देखिए कि P0 जो है वो चांस दे रहा है किसको, P1 को। ये लाइन अब एग्जीक्यूट होगी और P1 को चांस मिल जाएगा, फ्लैग 0 जो है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स, और वो ऐसा बोलेगा कि मैं कभी भी इसके अंदर अभी एंटर होना नहीं चाहता हूँ, नो डोंट वांट टू एग्जीक्यूट एनी मोर द क्रिटिकल सेक्शन। ओके सो यहाँ पर हो जाएगा P1 को चांस मिल जाएगा। नाउ चेक इन P1 कोड वाइल, अब जो है फ्लैग 0 हो चुका है, अब ये लूप जो है वापस से ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, और अब सेकंड वाली क्या हो जाएगी, ट्रू। तो इसमें लॉजिकल एंड जो है दोनों कंडीशन में से दोनों का ट्रू होना मस्ट होता है, तो इस बार जो है वो लूप फॉल्स हो जाएगा, किसका, P1 का। इसका लूप इस बार क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा तो किस पे चला जाएगा, क्रिटिकल सेक्शन में, क्योंकि P0 ऑलरेडी इस लाइन से बाहर आ चुका है, तो अब P1 जो है वो एंटर हो जाएगा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, राइट। और P1 एग्जीक्यूट करेगा किसको, क्रिटिकल सेक्शन को।
Now P1 is enter into the CS. Here we achieved the progress also, as P0 is outside. The CS does not block other process P1 from entering the CS. आपको म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो पहले ही मिल गया था. नाउ यू कैन सी कि प्रोग्रेस भी आपको अचीव हो रहा है कि एक प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन में तो वो दूसरे को ब्लॉक नहीं कर रहा है, राइट. तो आपको दोनों कंडीशन अचीव हो गई. हियर वी अचीव द प्रोग्रेस ऑल्सो, एज P0 इज आउटसाइड द CS डज नॉट ब्लॉक अदर प्रोसेस P1 फ्रॉम एंटरिंग द CS. बाय बोथ केसेस वी ऑल्सो अचीव्ड द बाउंडेड वेट. और आप इन दोनों को केसेस से किसको अचीव कर रहे हो? बाउंडेड वेट को भी अचीव कर रहे हो, एज एवरी प्रोसेस गेट ए फेयर चांस टू एंटर इनटू द CS. क्योंकि बाउंडेड वेट के अकॉर्डिंग क्या है कि किसी एक ही प्रोसेस को चांस मिलता है, किसी और प्रोसेस को अंदर एंटर होने का चांस नहीं मिलता है. तो यहाँ पर फेयरली चांस मिल रहा है, P0 को मिल रहा है एज वेल एज P1 को भी मिल रहा है. तो यहाँ पर आपकी तीनों जो कंडीशन है वो आपको अचीव होती है. कौन कौन सी? पीटरसन सॉल्यूशन से, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस और एज वेल एज बाउंडेड वेट. ओके. सो डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी? इट इन्वॉल्व्स बिजी वेटिंग. बिजी वेटिंग का जो लूप है वो बहुत एग्जीक्यूट होता है. इट इज लिमिटेड टू 2 प्रोसेस. ये आप 2 प्रोसेस के लिए ही डिजाइन कर सकते हो, नॉट फॉर द मोर देन 2 प्रोसेसेस. सो पीटरसन सॉल्यूशन प्रिजर्व ऑल दीज कंडीशन. तो तीनों आपको चीजें यहाँ पर अचीव होती है. तो आप जब एग्जाम में इसको एक्सप्लेन करोगे पीटरसन सॉल्यूशन को, तो आप अच्छे से इस आंसर को जैसा मैंने राइट किया वैसा ही करना. पहले आपको इंट्रोडक्शन सेक्शन लिखना है, फिर एल्गोरिथम को लिखना है. एल्गोरिथम को लाइन टू लाइन P0 के लिए एक्सप्लेन करना है, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया P0 के लिए, राइट. P0 प्रोसेस के लिए फर्स्ट यहाँ पर मैंने इसीलिए इसको इस तरीके से राइट करके लिखा है. देन आपको एक्सप्लेन करना है P1 प्रोसेस के लिए, और उसके बाद आपको पूरा अच्छे से म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव हो रहा है वो लिखना है, प्रोग्रेस अचीव हो रहा है वो लिखना है, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करके. लास्ट में आप उसको डिसएडवांटेजेस लिखोगे और बाउंडेड वेट भी इसके अंदर आपको अचीव होता है. जो 2 नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है आपको वो अचीव होती है, प्लस आपको जो आपकी सेकेंडरी रिक्वायरमेंट है बाउंडेड वेट भी इसके थ्रू अचीव हो रहा था. तो इस तरीके से पीटरसन सॉल्यूशन जो है वो एक सिंक्रोनाइजेशन की अच्छी मैकेनिज्म प्रूव हुई. एक अच्छा सॉल्यूशन जो है वो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का अचीव हुआ. और इसकी जो डिसएडवांटेजेस थी कि 2 प्रोसेस के लिए ये होता है, तो आगे के जो सॉल्यूशंस डेवलपर ने बनाए उसमें वो इसकी डिसएडवांटेज भी क्या होती है? दूर होती है. तो यू विल सी इन द नेक्स्ट टॉपिक्स, right? This topic is very long and I write this answer of this topic is very line to line, very lean. So write in exam in very lean way, right? Okay. So thank you students.